हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी जेनेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बीएससी एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर में साइटोलॉजी और जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं। तो हम आज बेसिकली जेनेटिक्स पे पूरा फोकस रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आ टेस्ट क्रॉस। पहले समझते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। देखो, टेस्ट क्रॉस जो है F1 पीढ़ी का क्रॉस, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस कराया जाता है डबल रिसेसिव से, किससे? डबल रिसेसिव से, तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ये डबल रिसेसिव क्या है? डबल रिसेसिव मतलब ये, जैसे कि आप मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में करवाए क्रॉस। ये टाल प्लांट है, ये डॉर्फ प्लांट। इससे जो F1 पीढ़ी होगी इसमें सभी हाइब्रिड मिलेंगे। इस तरह से आप करके देख लीजिए, 4 हाइब्रिड मिलेंगे। यह है F1 पीढ़ी। इसका क्रॉस जब आप स्मॉल टी से कराओगे डबल रिसेसिव से, तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है टेस्ट क्रॉस के लिए। पहला है हाइब्रिड, ये तो F1 वाला है, हाइब्रिड सही है। फिर है कैपिटल डब्ल्यू, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसको देखिए, ये हाइब्रिड है F1 वाला, और ये क्या है? डबल रिसेसिव, स्मॉल, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म जीनोटाइप एंड जीन वेयर कॉइन्ड बाय। जीन टर्म किसने दिया था और जीनोटाइप? तो एक साइंटिस्ट थे WL जोहानसन, सबको पता होगा, 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। जीन की डिस्कवरी जोहानसन ने किया था, ठीक है। तो जीन और जीनोटाइप नाम जो है, नाम कौन दिया था? सॉरी, डिस्कवरी तो मेंडल ने ही कर दिया था। जीन को फैक्टर नाम दिया था, लेकिन उसी फैक्टर को जीन नाम किसने दिया था? जोहानसन ने। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ गैमीट्स विल फॉर्म्ड बाय जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। इससे कितने प्रकार के गैमीट बन सकते हैं? तो कैपिटल R और स्मॉल r, साथ में है कैपिटल Y और स्मॉल y। इसका क्रॉस करवा दीजिए, अभी आराम से निकल जाएगा, ठीक है, सबको आता है। तो करेंगे हम लोग क्रॉस, कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R और स्मॉल y। एक बार सबसे करवाते जाओ। फिर स्मॉल r का करवाएंगे कैपिटल Y से, तो बनेगा स्मॉल r और कैपिटल Y। फिर कराएंगे स्मॉल r और स्मॉल y से, तो स्मॉल r स्मॉल y। ये 4 प्रकार के गैमीट हमको प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से देख लीजिए, कैपिटल R कैपिटल Y, फिर एक कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, फिर स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। तो इस तरह से 4 गैमीट हमको प्राप्त हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। द लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम इज अप्रोक्सीमेटली। ह्यूमन बीइंग्स में जो अभी तक जितने भी प्रकार के क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई है, उसमें सबसे लार्जेस्ट कितना लंबा होता है, लगभग कितना लॉन्ग होता है, जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है वो अप्रोक्सीमेटली 249 मिलियन बेस पेयर का होता है। कितने मिलियन बेस पेयर? 249 मिलियन बेस पेयर का होता है लार्जेस्ट क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, होलेंड्रिक जीन्स आर। तो ये जो वाई लिंक्ड होता है, वाई क्रोमोसोम को ही बोलते हैं होलेंड्रिक जीन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन। होलेंड्रिक जीन, होलेंड्रिक जीन जो है वाई से लिंक्ड होते हैं, वाई क्रोमोसोम से संलग्न होते हैं, उसको बोलते हैं होलेंड्रिक जीन, क्योंकि वाई को बोलते हैं होलेंड्रिक क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 6, यूक्रोमेटिन के बारे में पूछा गया है, कुछ पॉइंट हैं। इज जेनेटिकली एक्टिव। हाँ, तो यूक्रोमेटिन जो है ये जेनेटिकली एक्टिव भी होते हैं। इज लाइटली स्टेंड। हाँ, ये बहुत हल्के लाइटली स्टेंड होते हैं। इज पार्शियली कंडेंस्ड, ये कम संघनित होते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो, बात की जाए हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की,
तो इस तरह से हमारे क्रोमेटिन होते हैं। ये गुणसूत्र है, ये क्या है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन। इस पर इस तरह से डीएनए लिपटे हुए होते हैं ना। तो एक और क्रोमोसोम हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। यह है सेंट्रोमियर और ये है हमारा क्रोमेटिन, इस पे लिपटा हुआ है इस तरह से डीएनए। अब मान लो हम इसको डाइज या रंजक के द्वारा रंगेंगे। जब रंजक द्वारा रंगने पर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 24 घंटे का समय रहता है यार। फिर भी आप 2-4-5 मिनट के लिए आप लोग ढूंढा करते हैं कि जल्दी से 2-4 मिनट में कोई कमाल हो जाए। कमाल नहीं होगा। देखो ऐसे रटाने वाले बहुत सारे आजकल चैनल अवेलेबल हैं, आ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के टिक करके जा रहे हैं। अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। और फिर आखिर हम लोग जिस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसमें और इम्पोर्टेंट है क्या, पढ़ाई ही तो है मेन। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन करो। जब इसको रंजक के द्वारा रंगेंगे तो ये वाला मान लो बहुत ज़्यादा गहरा रंग गया, कैसा गहरा, और ये बहुत हल्का रंगा, हल्का लाइट कलर्ड हुआ। और इसको रंगने पर ये कैसा होगा, जब इसको कलर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये लाइटली होगा और ये हाई होगा, हाई कलर दिखाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रंग जाएगा। तो इसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। जो ज़्यादा रंग जाएगा वो हेटेरोक्रोमेटिन। और ये जो हल्का लाइटली कलर्ड है इसको बोलेंगे यूक्रोमेटिन, ठीक है। तो जो यूक्रोमेटिन होते हैं जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। ये डीएनए इस पर लिपटा होता है, वो जेनेटिकली एक्टिव होता है। और जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं ये जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, आनुवंशिकी रूप से निष्क्रिय होते हैं। और यूक्रोमेटिन सक्रिय होते हैं, लाइटली स्टेन्ड, जेनेटिकली एक्टिव और पार्शियली कंडेंस्ड, बहुत कम कंडेंस होते हैं, ठीक है। ज़्यादा कंडेंस होते तो फिर इन पर रंग ज़्यादा चढ़ जाता कलर ना। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% थायमीन, देन परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में साइटोसिन 20% है, कितना, 20%। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यहाँ पे था साइटोसिन, ठीक है। साइटोसिन हमेशा जुड़ा होता है गुआनिन से, ठीक है। ये मान लेते हैं एडेनिन, जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है थाइमीन से। अब क्वेश्चन को समझो, अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% थाइमीन। थाइमीन है, थाइमीन कितना है, 20%। देन परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। अब ये परसेंटेज पूछ रहा है साइटोसिन की। अगर थाइमीन की दिया था, ये एडेनिन की पूछता, जितने परसेंट थाइमीन होता उतना ही एडेनिन हो जाता, क्योंकि जितने थाइमीन होंगे उतने ही एडेनिन से जुड़े होंगे। तो जितना परसेंटेज पूरे डीएनए में थाइमीन का होगा उतना ही एडेनिन का होगा। लेकिन पूछा है साइटोसिन का और दिया है थाइमीन का, फांस दिया ना चक्कर में। तो निकालने के लिए हम हैं ना, अभी निकलते हैं। इन दोनों का सम करो, 20% होगा थाइमीन तो 20% एडेनिन भी होगा, क्योंकि जितने थाइमीन होंगे उतने ही एडेनिन होंगे। थाइमीन से ही तो एडेनिन जुड़ेगा। तो 20% और प्लस 20% किसका हो गया, ये थाइमीन का, ये एडेनिन का, टोटल हो गया 40%। 100% पूरे डीएनए से 40% पार्ट बन गया थाइमीन एडेनिन से। बचा कितना, 60%। 60% में होंगे साइटोसिन और गुआनिन। तो साइटोसिन कितना बचे, 30% होगा और 30% गुआनिन होगा। समझ में आया। थाइमीन 20% दिया गया है क्वेश्चन में। जितने थाइमीन होंगे उतने एडेनिन होंगे, मतलब उतने % एडेनिन होगा। दोनों का सम करोगे 40% आया। बचा हुआ पार्ट डीएनए का 60% बचा, उसमें क्या क्या होगा, साइटोसिन और गुआनिन। तो साइटोसिन और गुआनिन बराबर होंगे इसमें से। तो 30 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 60 को 30% आ जाएगा।
तो पूछा है साइटोसिन का, तो साइटोसिन का परसेंटेज हो जाएगा 30%। अगला क्वेश्चन 8, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ये है सेल, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। दिस इज द सेल, दिस पार्ट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये क्या है? न्यूक्लियोलस। केंद्रिका बोलते हैं इसको, केंद्रिका। क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रिका। और इसको बोलते हैं केंद्रक, और इसको बोलते हैं कोशिका, पता ही होगा। क्या बोलते हैं? कोशिका। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियोलस की बात की जाए तो इसमें आरएनए बनता है, राइबोसोम बनते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स का भी निर्माण होता है, सम प्रोटीन्स, और राइबोजाइम एंजाइम का निर्माण होता है। तो आरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ये बनता है, जो पूरे आरएनए का 80% होता है ह्यूमन बीइंग्स में। कितना होता है? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए और एमआरएनए और ये आरआरएनए, 3 प्रकार के हैं। इसमें से 80% केवल आरआरएनए होता है, जो कि कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका में। तो केंद्रिका के फंक्शन क्या हैं? राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन, प्रोटीन निर्माण, और राइबोजाइम एंजाइम का फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन था राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, न्यूक्लियोलस। सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन मेल्स आर, ह्यूमन मेल की बात की जा रही है, तो मेल हमेशा हेटेरोजाइगस होता है। किसका? ह्यूमन बीइंग में जो मेल होता है वो हेटेरोजाइगस होता है। कैसा? हेटेरोजाइगस। इसमें XY क्रोमोसोम होते हैं। और जब बात की जाती है किसकी? फीमेल की, तो वो होमोजाइगस होती है, XX, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेल के लिए ह्यूमन मेल हेटेरोजाइगस। क्वेश्चन नंबर 10, सिकल सेल एनीमिया इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू विच डिजीज, जो सिकल सेल एनीमिया है किसके प्रति, कौन से डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस होती है? रेसिस्टेंट, जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसे मलेरिया नहीं होता। क्या नहीं होता? मलेरिया। तो मलेरिया के प्रति वो रेसिस्टेंस प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध। रेसिस्टेंट बोलें तो हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। अब बात क्या है? सिकल सेल एनीमिया देख लो, अगर जनरली देखा जाए आरबीसी का शेप कुछ इस तरह से होता है। आरबीसी ऐसे तो होती है आरबीसी, हल्का सा राउंड शेप में ऐसे होती है। जब डिजीज़ हो जाता है किसी को सिकल सेल एनीमिया, तो इस तरह के हंसिया के आकार की हो जाती है, ठीक है, सिकल के आकार की। तो इस आरबी ये कैसी है? ये सिकल सेल एनीमिया के थ्रू है। एनीमिया जिसको एनीमिया हुई है सिकल सेल, उसमें ऐसी आरबीसी होंगी। जनरली इस तरह से पाई जा सकती है, ओवल शेप हो सकती है, लेकिन जिसमें डिजीज़ होगा एनीमिया उसमें हाशिया की आकार की सिक्कल के शेप में हो जाती है। तो क्या होता है? जो मलेरिया होता है, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम के थ्रू। और प्लाज्मोडियम अपना जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ करता है? गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन आरबीसी के अंदर करता है। कहाँ? आरबीसी के अंदर। तो जब ये टेढ़ी हो जाती है तो इसमें उसका प्रवेश नहीं हो पाता है। इसलिए जिस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया होती है वो मलेरिया से रेसिस्टेंट दिखाता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, उसमें मलेरिया देखा ही नहीं जा सकता, होता ही नहीं कभी, एक भी आज तक एक्सेप्शन नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 11, अल्जाइमर डिजीज़ इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ, अल्जाइमर एक ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है। इस डिजीज़ में क्या होता है वही पूछ रहा है, किस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है? तो डोपामीन की डिफिशियंसी हो जाती है। डोपामीन एक प्रकार का हार्मोन्स भी है और इसको बोल सकते हो आप तंत्रिका संचारी भी, न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हो, न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे भी कार्य करता है। कुल मिला के चारों ऑप्शन ट्रांसमीटर ही दिए हुए हैं। डोपामीन है, ग्लूटामिक एसिड ये भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, एसिटिलकोलिन तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हमारे बॉडी में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसका मेन पार्ट यही है एसिटिलकोलिन,
तंत्रिका संचारी न्यूरोट्रांसमीटर्स। गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड जिसको गाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाबा, ये भी एक प्रकार का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो बात की जा रही है अल्जाइमर डिजीज़ की, तो इसमें डिफिशियंसी हो जाती है डोपामिन की। किसकी? डोपामिन की। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, जब आप लोगों को पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। जब अभी सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों के जो 2 पेपर हैं, बायोकेमिस्ट्री और ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो आपको अच्छे से बताएंगे हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एकदम डिटेल में बताएंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को कर लो, क्योंकि हम आपके साथ लास्ट तक बने रहेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर, इवन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी भी करोगे, वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो। डिसऑर्डर्स ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म रिजल्ट इन, तो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कौन से हैं इसमें से डिसऑर्डर? तो एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और एल्बिनिज्म, ये तीनों डिजीज़ अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में कुछ हेर फेर होने के कारण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, सिकल सेल एनीमिया इज, सिकल सेल एनीमिया का होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। देखो, डोमिनेंट नहीं होते जितने भी डिजीज़ क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, उनके डिलीशन से या क्रोमोसोम से लिंक्ड हैं, ये सब रिसेसिव होते हैं, इतना तो पक्का याद रखो। लेकिन कुछ होते हैं एक्स लिंक्ड, कुछ होते हैं ऑटोसोमल, तो इसमें देखना है। अगला है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, तो इसमें रिसेसिव तो ठीक है इनहेरिटेंस, लेकिन एक्स लिंक्ड नहीं है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ये लिंग संलग्न नहीं है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल क्रोमो से लिंक्ड है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की जब बात की जाती है ना, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कौन से आते हैं? हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये आते हैं। तो याद रखिएगा इसको, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ब्लड हैज अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, कौन से डिजीज़ में हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, अरे भैया इसमें हीमोग्लोबिन का क्या मतलब, इसमें तो विटामिन ए है, ठीक है, जिसको रेटिनाल बोलते हो, क्या बोलते हो, जीरोथैलेमिया हो जाता है डिजीज़, नाइट ब्लाइंडनेस, उसमें विटामिन ए रिलेशन होता है, विटामिन ए का। थैलेसीमिया, इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। फिर है डाउन सिंड्रोम, दिस इज़ द ट्राइसोमिक कंडीशन ऑफ 21 क्रोमोसोम, तो ये तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। फिर है ऑप्शन डी, मेंडेलियन नहीं है, नॉन मेंडेलियन है। जैसा बता देते हैं वैसे ही मान जाते हो आप, अरे सर के बातों को समझो। ऑप्शन डी है सिकल सेल एनीमिया, दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है, एनीमिया लिखा ना, विटामिन B12 पे इफेक्ट करेगा, आरबीसी पे, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है, आराम से चूज कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15, द जीन फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस इज, तो ये कैसे होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, ह्यूमन रेस की स्टडी क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ 2022। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज, इसमें से जेनेटिक डिजीज़ कौन सा है? जेनेटिक डिजीज़, पहला है फेनाइलकीटोन्यूरिया, तो 100% ये जेनेटिक डिजीज़ है, तो इसको तो टिक कर ही लेंगे क्योंकि सही मिल ही गया। अब आगे भी देख लेते हैं। ब्लाइंडनेस, अब बच्चे यहीं पे गिर जाते हैं धोखा खा के, क्योंकि ये लिखा है ब्लाइंडनेस और वो पढ़ के आते हैं कलर ब्लाइंडनेस, तो वो कलर ब्लाइंडनेस के चक्कर में ब्लाइंडनेस को करेंगे टिक, कहेंगे ये है जेनेटिक डिजीज़, और वो हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ब्लाइंडनेस जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होती है। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हिंदी में वर्णांधता बोलते हैं, ये ब्लाइंडनेस जो होता है ना, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, रात को कुछ ना दिखाई देता है, इवन दिन में भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाते हैं तो दिन में कुछ दिखाई नहीं देता कोई भी कलर। और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें हरे और लाल में फ़र्क नहीं कर पाता है व्यक्ति, वो कलर ब्लाइंडनेस है।
और क्या डिफरेंस है इसमें, ब्लाइंडनेस जो है, खाली ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होता है, डिफिशियंसी से। और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम से रिलेटेड है, उसमें कुछ और ही चीज़ की डिफिशियंसी होती है। फिर अगला है कैटरेक्ट डिजीज़, तो ये भी जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, ये ऐसे ही एक सोमेटिक डिजीज़ है। फिर है लिप्रोसी, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ये भी गलत है लिप्रोसी, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, फेनाइल क्यूटिनूरिया। क्वेश्चन नंबर 18, कंजॉइंट ट्विंस आर आल्सो नोन एज, ट्विंस की बात की जा रही, जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे जानते हो, कंजॉइंट जुड़वा बच्चे। देखो जुड़वा बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ जुड़वा बच्चे जो जन्म लेते हैं तो बर्थ के बाद वो अलग अलग रहते हैं, होते तो एक समान है। देखो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली और एक्सटर्नली फिजिकली हर तरीके से कैसे होते हैं, सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जिनको क्लोन बोला जाता है, लेकिन वो अलग अलग रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं ट्विंस जो एक में चिपके हुए होते हैं ना, ऐसा होता है ना, कमर से चिपके होते हैं। बहुत सारे आप लोग नेट पे भी देखे होंगे, यूट्यूब पे भी, और रियल लाइफ में भी कहीं फेस टू फेस भी देखे होंगे। तो कंजॉइंट ट्विंस जो होते हैं कैसे होते हैं, डाइजाइगोटिक होते हैं। कैसे, डाइजाइगोटिक। कैसे होते हैं डाइजाइगोटिक, देखो जब किसी बच्चे का जन्म होता है उससे पहले क्या होता है, फीमेल से आता है ओवम और मेल से आता है स्पर्म। और मान लो एक स्पर्म, एक ओवम की जगह पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 ओवम रिलीज हो जाए, कहीं भूल चूक से, भूल से 2 ओवम रिलीज हो जाए ओवरी से। और स्पर्म तो वैसे भी लाखों करोड़ों की संख्या में छोड़े जाते हैं ना वेजाइनल ट्रैक्ट में। तो ये जब स्पर्म बहुत सारे आ जाएंगे तो दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब 2 एग होंगे तो क्या होगा, इनसे 2 जाइगोट बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 जाइगोट बन जाएंगे। तो इससे जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक। या कभी कभी ऐसा होता है, ये क्या है, ओवम है और स्पर्म जब इससे फर्टिलाइज करेगा तो जो जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट, वो जाइगोट ही 2 जगह में डिवाइड हो जाता है और दोनों अलग अलग सेपरेटली ग्रोथ कर जाते हैं। तो इससे भी डाइजाइगोटिक कंजॉइंट ट्विंस जो है हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मंगोलॉइड कंडीशन इज रिलेटेड टू, मंगोलॉइड पूछा हुआ, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से पढ़े हो। तो मंगोलॉइड कंडीशन ये ट्राइसोमी के कारण होती है, 21 क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम पर क्या हो जाता है, XX की जगह पे XXY हो जाता है। क्या हो जाता है, XXY या XXX हो जाता है, एक XXX हो जाती है, एक X एक्स्ट्रा आ जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ये, हाँ, तो ट्राइसोमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स, पॉइंट म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, इंसर्शन होता है, चेंज इन सिंगल बेस पे, डुप्लीकेशन या डिलीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। मान लो ये आपका था DNA, यहाँ पे बेस पेयर थे इस तरह से लगे हुए थे, तो एडेनिन जुड़ा था मान लो थाइमिन से, ठीक, और यहाँ साइटोसिन जुड़ा था गुआनिन से। और कुछ हुआ क्या कि ये साइटोसिन और एडेनिन इस तरह से आपस में चेंज हो जाए या गायब हो जाए, तो इसी को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ये खास पॉइंट पर, स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड होता है म्यूटेशन। तो चेंज इन सिंगल बेस पेयर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो हमारा और आपका प्यारा सा एकदम क्यूट सा चैनल है BSc वर्ल्ड, हमारा नाम तो आप जानते ही होंगे, आगे लगा दो, अमर सिंह, ठीक, अमर सिंह यादव पूरा नाम है, लेकिन चैनल का नाम है BSc वर्ल्ड अमर सिंह। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।
और अगर अपने दोस्तों के पास अभी तक नहीं शेयर किए हो तो लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।